स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट सरदार पटेल के बारे में। 31 अक्टूबर का जो डे है उसको हम सरदार पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा 2014 के समय इसी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे मेमोरियल के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको 2017 के समय केवड़िया गुजरात के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो प्रेजेंट समय में टूरिज्म के परस्पेक्टिव से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पॉट इमर्ज हुआ है इंडिया के अंदर में। तो केवड़िया गुजरात के अंदर ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ से कौन सा जो रिवर है वो फ्लो करता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है उसके अंदर इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो किया गया। अगर हम नेशनल यूनिटी डे के बारे में ही बात करें तो इंडिया को यूनाइट करने के अंदर भी इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जैसे बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनाइट किया गया था, जर्मनी को यूनाइट बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, वैसे ही सरदार पटेल का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया के साथ में मर्ज करना हो, या जो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस के थ्रू जो ऑपरेशन पोलो है, अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो कश्मीर को इंडिया के साथ में ज्वाइन किया गया, या आप देखिए कि जो रेफरेंडम है जो जूनागढ़ के अंदर उसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसके अंदर सरदार पटेल का जो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि 1917 के समय में इनके द्वारा जो खेड़ा का जो मूवमेंट है उसको लीड किया गया था। खेड़ा के अंदर इन्होंने जो किसानों का जो आवाज है उसको उठाया था। बाद में गांधी जी भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं खेड़ा के अंदर में। सरदार पटेल वहां से इमर्ज होते हैं। 1921 के समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके समय इन्होंने नागपुर के अंदर एक मूवमेंट है उसको लीड किया था जो इंडियन फ्लैग है उसको होस्ट करने के रिगार्डिंग में था। आप देखिए कि आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनके द्वारा 1926-27 का जो समय है जिसमें सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात जो कि सूरत के आसपास का जो रीजन है बारडोली वहां पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। बारडोली के अंदर इन्होंने मूवमेंट को लीड किया और उस बारडोली मूवमेंट के अंदर आप देखिए कि वहां की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का जो टाइटल दिया गया है वो वहां की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। उसका मीनिंग है कि आप हमारे लीडर हो, आप ही के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1931 का जो कांग्रेस का सेशन है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट, कांग्रेस का सेशन 31 का कराची के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स। इससे पहले वाला कहाँ पे हुआ था 1929 के अंदर जो कांग्रेस सेशन है वो लाहौर के अंदर हुआ था जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम यहाँ से नेक्स्ट ईयर उसको सेलिब्रेट करने की बात की गई थी। आप देखिए कि 1930 के समय कोई भी कांग्रेस का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। उसके बाद में 1931 के अंदर होगा कराची सेशन जिसके अंदर फंडामेंटल राइट इकोनॉमिक प्रोग्राम है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आए, और उसी 1931 के कांग्रेस सेशन को हेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके अलावा अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें तो इंडिया को यूनाइट करने में इनका इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिविल सर्विस को जो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया का जो टाइटल दिया गया है वो सरदार पटेल के द्वारा ही दिया गया था कि स्टील फ्रेमवर्क के रूप में जो सिविल सर्विस है उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया को यूनाइट रखने के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि हमारे जो यूनिटरी फंक्शंस है इंडिया का, जैसे हमारा जो सिटीजनशिप एक ही आपको देखने के लिए मिलता है, तो सिविल सर्विस भी एक यूनिटरी फंक्शन के रूप में काम करता है इंडिया को यूनाइट करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा इनके द्वारा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है इनके द्वारा इनके द्वारा ही उसको होल्ड किया गया था फर्स्ट समय में, फर्स्ट कैबिनेट के समय में। आप देखें कि हमारे जो लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, लास्ट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन रहे थे, एल के अडवाणी नाम के जो पॉलिटिकल पर्सन है वो लास्ट हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 2000 के समय में, जब अटल बिहारी वाजपेयी का जब गवर्नमेंट हुआ करता था। तो ये बेसिकली सरदार पटेल का कुछ कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के द्वारा लेटर फॉर्म में स्टैच्यू ये नेशनल डे ऑफ यूनिटी को रिकॉग्नाइज करने के बाद में 31 अक्टूबर के दिन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को एक बार लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज हो और हमारी जो यूनिटी है उसको हम प्रमोट कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द
नेशनल यूनिटी डे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जो सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में है, तमिलनाडु से रिलेटेड ये पर्सन है, मुथुर मलिंगा थेवर है। मुथुर मलिंगा थेवर के बारे में अगर हम बात करें तो सोशियो रिलीजियस लीडर हैं, इसके अलावा इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया था स्टूडेंट्स। अगर हम मुथुर मलिंगा थेवर के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो इनका जो 30 अक्टूबर है, जो 30 अक्टूबर का जो डे है, उसको हम इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तमिलनाडु के अंदर इनकी बर्थ एनिवर्सरी को बेसिकली जो गुरु पूजा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनके जो स्पिरिचुअल जो एक सेक्शन है उनको स्पिरिचुअल गुरु के रूप में सेलिब्रेट करता है वहाँ पे। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ऑल इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, तो स्टूडेंट जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक को इनके द्वारा उसको होस्ट किया गया था। बेसिकली इसके जो डिप्टी चेयरमैन है उसकी पोस्ट के ऊपर रहे थे काफ़ी दिनों तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, 1939 के समय टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, उसको भी इनके द्वारा प्रमोट किया गया। रिलीजियस सुपरस्टिशन को ये बेसिकली कंडेम किया करते थे। लिबरलिटी के रिगार्डिंग में इनके जो आइडियाज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के अंदर में इनके द्वारा जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके अंदर में जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के जो पर्सन्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके लोगों को लेके मीनाक्षी टेम्पल के अंदर गए थे, क्योंकि वहाँ पे CR राजगोपालाचारी का गवर्नमेंट हुआ करता था तमिलनाडु में उस समय में, जो मद्रास उस समय हुआ करता था। और आप देखें कि उनके द्वारा एक जो एक्ट है उसको पास किया गया था कि बेसिकली टेम्पल मूवमेंट टेम्पल एंट्री के अंदर सभी लोगों को अलाउ करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इनके बारे में बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट में हमने फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देखा, डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट के ऊपर ये रहे थे काफ़ी दिनों तक। टेम्पल एंट्री मूवमेंट है जो एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और आपको देखने के लिए मिलेगा 1900 एक्ट के समय में, जिन कुछ ऐसी ट्राइब्स हुआ करती थी जो अगेंस्ट द ब्रिटिश हुआ करते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि ब्रिटिश का जो ऑपरेशन का जो पॉलिसी है उसको वो रजिस्ट किया करते थे। तो उन ट्राइब्स को बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर में उनको शामिल कर दिया जाता था। कंप्लीटली जो ट्राइब है उसको एक क्रिमिनल का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता था। 1908 के समय में वो आया था एक्ट, उसको भी इनके द्वारा बेसिकली कंडेम किया गया था। तो ये इनका कुछ कंट्रीब्यूशन है मुथुर मलिंगा थेवर के बारे में। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 कांग्रेस के ऐसे सेशंस है जिसके वो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रिसाइड करते हैं, उसके बाद में वो रिजाइन करते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक को उनके द्वारा बनाया गया, उसके बारे में स्टेब्लिशमेंट में आता है। तो इसका जो ईयर है वो क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो ईयर है वो क्या है, क्या 1940 है, क्या 1939 है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में है, हमने काफ़ी दिनों से इसको डिस्कस किया है। उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सामने आया है। महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। तो महाराष्ट्र के स्पीकर को एक डेडलाइन है वो दी गई है 31 जनवरी, और 30 दिसंबर का जो डे है वो वहाँ पे डिसाइड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके अंदर यहाँ पे जो फैक्शंस है वो डिवाइड हुए थे। इस वजह से 2 अलग अलग जो डेट हैं वो डिसाइड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स स्पीकर की पोस्ट के बारे में कल हमने डिस्कस किया, कैसे एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, हाउस ऑफ कॉमन्स के थ्रू कैसे उसका ओरिजिन हुआ, इंडिया के द्वारा भी जो स्पीकर है उसको अडॉप्ट किया गया। विठल स्वामी जो है हमारे जो बेसिकली फर्स्ट जो आपको जो स्पीकर है वो देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी विठल भाई पटेल आपको फर्स्ट स्पीकर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का, जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ है आया राम गया राम की पॉलिटिक्स को एंड करने के रिगार्डिंग में है। एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, पार्टी का जो फैक्शंस है दूसरे पार्टीज के अंदर में मर्ज ना हो। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, 2/3 अगर कोई भी पार्टी का जो फैक्शन है वो यहाँ पे जाता है किसी दूसरी पार्टी के साथ में मर्ज होता है, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। 1992 का एक यहाँ पे जजमेंट भी है कियोतो हिलोहन, उसके अंदर में कहा गया है कि बेसिकली जब स्पीकर यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉज को डील करेंगे तो एज ए ट्राइब्यूनल के रूप में यहाँ पे सिट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट क्या स्पीकर का जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। यहाँ पे जजमेंट है, जो डेडलाइन है वो दी गई है, इतने समय तक आपको यहाँ पे जो स्पीकर के रिगार्डिंग में जो फैक्शंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करना होगा, क्या वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसके कुछ जजमेंट हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो मणिपुर स्पीकर का केस है। मणिपुर का क्या केस था स्टूडेंट्स,
मणिपुर का 2021 का केस है, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि 3 मंथ्स के अंदर में जो डेट यहाँ पे मर्जर का जो डेट आया है या एंटी पार्टी एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिला है, तो 3 मंथ्स का जो समय है उसके अंदर में स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक कर्नाटका जो असेंबली है उसके स्पीकर का केस आपको देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा तो काफ़ी कुछ लिया गया था। जो कर्नाटक के जो स्पीकर हुआ करते थे उसके द्वारा आप देखिए कि कर्नाटक के स्पीकर के द्वारा जो पर्सन्स के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हुआ, जो पर्सन्स पार्टी के अगेंस्ट में जाके दूसरी पार्टी में मर्ज हुए, उन पर्सन्स को यहाँ पे 6 ईयर तक का जो बैन है वो भी लगाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन किया गया इसको कि स्पीकर के द्वारा उसका जो इलेक्शन है उसको यहाँ पे उनका जो इलेक्शन के इलेक्ट होके वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आए हैं उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो कि आपका जो ये इलेक्शन जो इलेक्ट होके आए हो एंटी पार्टी एक्टिविटी की वजह से आप डिस्क्वालीफाई होते हो। स्पीकर के द्वारा यहाँ पे बेसिकली जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप 6 ईयर तक इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी जो एप्लीकेशन है वो नहीं आएगा एग्जिस्टेंस के अंदर में, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। और स्पीकर की पोस्ट के बारे में बताया गया है कि जो एंटी पार्टी है स्पीकर का जो पोस्ट है वो न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग में और वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में, एक केस है श्रृंगूर, बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है जहाँ पे टाटा का जो नैनो का जो प्लांट है उसके लिए जो लैंड है वो अलोकेट किया गया। बाद में वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है वो चेंज होती है पावर के अंदर में, उनके द्वारा जो श्रृंगूर केस है उसको यहाँ पे अपोज किया गया। उनका जो प्लांट है उसके अंदर वायलेंस भी आपको देखने के लिए मिला है 2008 के समय में। बाद में आप देखिए कि टाटा ने अपना जो प्लांट है उसको कम्प्लीटली शिफ्ट किया था। उस समय में टाटा के द्वारा जो अपना नैनो का जो प्लांट है उसको शिफ्ट किया गया। और स्टूडेंट्स, नैनो प्लांट शिफ्ट होने के बाद में गुजरात के अंदर शिफ्ट हुआ। उसी के केस के अंदर टाटा मोटर्स को यहाँ पे 700 कुछ करोड़ का जो यहाँ पे कंपनसेशन है वो अलोकेट किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाटा केस है, वो जो पुराना टाटा मोटर्स का केस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नैनो के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। नैनो के बारे में आप देखिए कि उसका मार्केटिंग इस तरीके से किया गया था कि वन ऑफ द चीप कार है, इंडिया का सबसे सस्ती कार है। और इसी वजह से आप देखिए कि नैनो का मार्केटिंग इस तरीके से होने की वजह से उसके ऊपर एक जो वर्ड उसके साथ में जो जुड़ गया था, वर्ड उसके साथ में ऐड हो गया था कि इंडिया का सबसे सस्ता कार या इंडिया का सबसे चीप कार होने की वजह से आप देखिए कि उसका जो मार्केटिंग के ऊपर इफेक्ट हुआ इसी वजह से। तो ये बेसिकली हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात किए थे कि क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई 1 लाख या 2 लाख के अंदर जो कार है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आने के बाद में भी। तो ये उसका एक मेन रीजन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेन के कोलिजन के बारे में, कल भी हमने डिस्कस किया था। रेलवे बोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि 1905 के समय जो रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट में आया था, जिसके द्वारा कंप्लीटली जो ट्रेन का जो इंडियन रेलवे का जो यहाँ पे क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे रिफॉर्म करने का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है स्टूडेंट्स? रेलवे बोर्ड के पास में। रेलवे बोर्ड कब आया था इस्टेब्लिशमेंट में? 1905 में। कौन सी कमेटी हुआ करती थी? रॉबर्टसन नाम का कमेटी हुआ करता था। थॉमसन रॉबर्टसन नाम का जो कमेटी है वो हुआ करता था। स्टूडेंट्स, इसी समय में एक कमीशन है जिसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिटिल बिट कंट्रीब्यूट किया कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में ना आए तो आप गूगल करना उस टॉपिक के बारे में। आपको मैं गूगल करने से भी बेटर आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि आप अपनी बुक के अंदर जाके उसको एक बार मार्क जरूर से कीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वैसे पूछा जा सकता है। आपके लिए होमवर्क ये है, 1902 के समय एक यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग में भी कमीशन है। उस कमीशन का क्या नाम है? 1902 के समय, उस समय में जो कर्जन है वो पावर के अंदर हुआ करते थे, इंडिया के वॉइसरॉय हुआ करते थे। कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जब 1853 के समय जब ट्रेन है जब चलाई गई थी उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ करते थे, उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू ट्रेन्स का जो कोलिजन होने की वजह से और कवच का जो सिस्टम है, जो अर्ली वार्निंग एक सिस्टम के रूप में काम करता है कवच, उसका इस्टेब्लिशमेंट ना होने की वजह से ट्रेन्स के ऊपर ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ। कवच के बारे में हमने जब बालासोर के अंदर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी हमने रीड किया था कि कवच बेसिकली कैसे एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है इस तरीके के जो कोलिजन्स हैं उनको यहाँ पे रोकने की रिगार्डिंग में। कवच के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, ट्रेन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो 2022 के समय आत्मनिर्भर भारत के थ्रू उसको वहाँ पे बेसिकली स्टैब्लिशमेंट में आया। इंडियन रेलवे के अंदर में एक डिपार्टमेंट है रिसर्च डिजाइन एंड द
स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू यहाँ पे इसको डेवलप किया गया। कवच का जो सिस्टम है, कवच का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में या जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके रूप में ये काम करेगा। फिर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स के साथ में वो कनेक्ट करता है। ट्रेन का जो इंजन सिस्टम है उसको अलर्ट उसके द्वारा सेंड किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेन के जो बेसिकली यहाँ पे जो चलाने वाले जो पर्सन हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, उनको भी जो अलर्ट है वो उसके द्वारा सेंड किया जाता है कवच के द्वारा। तो दैट इज ऑल अबाउट द कवच। इनिशियल फेज में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी RFID का जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर में वर्क करता है। इसके द्वारा जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको जो सिग्नल्स हैं वो सेंड किए जाएंगे। तो ये कवच का पोर्टल इस तरीके से काम करेगा, जो बेसिकली ट्रेन का कोलिजन है उसके रूप में सेफ्टी है वो प्रोवाइड करता है, कोलिजन होने से बचाता है। बालासोर इंसिडेंट में भी सेम सामने आया था। तो अभी जो जून के मंथ के समय में जो कोलिजन हुआ था, बालासोर उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईडी के बारे में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप देखिए कि ईडी के द्वारा दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको समन किया गया है। तो क्या चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से समन किया जा सकता है स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, समन किया जा सकता है, बट अरेस्ट अगर करना होगा, अरेस्ट करना होगा तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नर का जो परमिशन है वो ज़रूरी है अरेस्ट करने के रिगार्डिंग में, पॉलिटिकल ऑफिस के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि हाउस का जो पार्लियामेंट, अगर इनका जो हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पावर के वो अगर वो सेशन के अंदर है या नहीं है, उसका 40 डेज का कुछ समय है जो अरेस्ट के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। ये हमारा जो आर्टिकल 14 है उसके भी एक्सेप्शन के रूप में है, जिस तरीके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स को जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की गई है या जो प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं उसके रिगार्डिंग। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में अगर हम बात करें, मल्टी डिसिप्लिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंडर में ये काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो वर्क करता है उसी के अंडर में इस्टेब्लिश है। इंटेलिजेंस यहाँ पे इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1957 के समय इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके रूप में इसको बनाया गया। तो मेन काम यही है, मनी लॉन्ड्रिंग को इसके द्वारा डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा बेसिकली एक स्टे लगाया गया है। एक यहाँ पे फिल्म स्टार है उनके द्वारा टाइगर का जो क्लो है उसको यूज किया गया था। अभी दशहरा का जो फेस्टिवल है, दशहरा के दिन इसके रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है 2-3 डेज से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में थी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर में अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी एनिमल, सॉरी 1972, कोई भी एनिमल अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, इसके जो अलग अलग शेड्यूल्स हैं उसके अंदर में, तो उसका आप बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो बेसिकली आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आपके पास में उस जो टाइगर का जो बॉडी का कोई पार्ट है, क्लो बेसिकली उसके जो नाखून, जो पंजा होता है ना, नाखून या पंजा जो होता है उसको हम बेसिकली क्लो के नाम से जानते हैं। टाइगर का जो क्लो है उसको यूज किया गया था इनके द्वारा। तो अगर उसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी आपको दिया गया है यूज के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि टाइगर का जो क्लो है उसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते हो, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग में। डेट इज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंडर में अगर कोई भी एनिमल यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द हिंदू के द्वारा एक एक्सप्लेन है उसके अंदर भी इसको बताया गया है कंप्लीटली अच्छे से डिटेल में। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका जो लिंक है वो शेयर करूंगा, उस आर्टिकल को आप अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट इज अबाउट द छठ पूजा के बारे में है। छठ पूजा एक फेस्टिवल है आफ्टर द दिवाली। जो दिवाली का जो डे है, हम कार्तिक जो मंथ है, हिंदू कैलेंडर जो हमारा विक्रम संवत का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कार्तिक मंथ के बाद में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं 6 डेज आफ्टर द कार्तिक। हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर इसको मनाया जाता है, स्पेशल बिहार है, ईस्टर्न यूपी है, इसके अलावा झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे जो छठ पूजा है वो मनाई जाती है। और आप देखिए कि सन का जो यहाँ पे सनसेट का जो समय है उस समय उसका जो वर्शिप है वो किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द छठ पूजा। उसके लिए वाटर का अवेलेबिलिटी भी जरूरी होता है। जो आपको स्पेशली हम दिल्ली के अंदर बात करें तो यमुना रिवर जो काफ़ी पोल्यूटेड है उसके अंदर में जो छठ के जो घाट्स हैं वो बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो पानी के अंदर बेसिकली इसका जो वर्शिप है उस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीएम सर गुजरात के लिए गए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन्होंने लॉन्च किया। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बनासकांठा के अंदर एक अंबाजी टेम्पल है, वहाँ पे विजिट के लिए गए थे।
अंबाजी टेम्पल बेसिकली शक्ति का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, शक्ति का एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। इसके अलावा इन्होंने इनके द्वारा जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, वेस्टर्न पार्ट का जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसको इन्होंने डेवलप वहाँ पे इनोग्रेट किया, उसके एक पार्ट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर जो ट्रेन है उनका एक आपको रूट देखने के लिए मिलेगा और एक रूट आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा फ्राइट है, जो हमारा गुड्स है, जो सामान है उसके सप्लाई के रिगार्डिंग में। तो फ्राइट्स के रिगार्डिंग में दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हैं जिनको डेवलप किया गया है। एक कॉरिडोर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, एक आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के बारे में, तो आपको ईस्टर्न के बारे में पता होना चाहिए। जो लुधियाना के पास में सहनीवाल नाम की एक जगह है, लुधियाना के पास सहनीवाल नाम की एक जगह है, जिससे लेकर वेस्ट बंगाल के अंदर जो डंकुनी नाम की जगह है वहां तक ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर आपको देखने के लिए मिलता है। वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें, दादरी नाम की जो जगह है, दादरी कहाँ है, नोएडा के अंदर में। दादरी से जो हमारा JNPT है, जो पोर्ट है, वहां तक का जो एक फ्लाइट कॉरिडोर है वो बनाया गया है, जो बेसिकली वेस्टर्न पार्ट है उसी के एक पार्ट के अंदर इनके द्वारा उसको इनोग्रेट किया गया है। इनके द्वारा इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, उसके बारे में भी बताया गया कैसे वहाँ पे इसबगोल का जो खेती है वो किया जाता है, इसबगोल का जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में। आप देखिए कि वहाँ पे ड्राई रीजन है, ड्राई रीजन के अंदर इस तरीके के इरीगेशन प्रोजेक्ट्स आने की वजह से वहाँ पे काफ़ी कुछ जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे इसको। आप देखिए कि हमारे इंडिया में सोशल मीडिया का ये जो रील्स का जो कॉन्सेप्ट आने की वजह से काफ़ी कुछ ऐसे जो स्टंट्स है आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कुछ ऐसे स्टंट्स है जैसे कि पंजाब के अंदर एक जो पर्सन है, इसी तरीके से जो ट्रैक्टर है, जो एक व्हीकल है जो एग्रीकल्चर के अंदर काम किया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, तो उस ट्रैक्टर के अंदर में उनके द्वारा स्टंट इस तरीके से किया गया और उसका यहाँ पे कंप्लीटली डिस्टर्ब होने की वजह से, बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से उसका डेथ हो गया। उसके बाद में जो पंजाब के जो CM है उनके द्वारा जो बैन है वो लगा दिया गया है कि आप देखिए कि इस तरीके से जो ट्रैक्टर के साथ में आप स्टंट है वो नहीं कर सकते। उसका जो वीडियोस है वो वायरल होने की वजह से उसका जो डेथ यहाँ पे कंप्लीटली इसका जो बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से इसके अंदर में जो यहाँ पे इसी के नीचे जो दब के उसका डेथ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो रील्स की वजह से, या हम बात करें जो शॉर्ट्स या रील्स जो भी हैं कॉन्सेप्ट, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो फेसबुक है वो हो, उन सभी के ऊपर इस तरीके के जो शॉर्ट वीडियोस बनाने का जो पर्पज़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स उन्हीं सब शॉर्ट वीडियोस के रिगार्डिंग में ऐसे काफ़ी सारे स्टंट के जो वीडियोस हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक के रिगार्डिंग में हो, व्हीकल्स का हो, जो हमारे व्हीकल्स जो हमारे आने जाने के लिए हम काम करते हैं उनका हो, तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। उनके जो एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, इस तरीके से स्टंट करना, इस तरीके से शो ऑफ करना। और आप देखिए कि हम रोड सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया गया है। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन क्या बताता है कि इंडिया के अंदर जो 1.5 लाख जो डेथ हैं, 1.5 लाख जो डेथ हैं पर ईयर, आपको किसकी वजह से देखने के लिए मिलती हैं, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। हम रोड एक्सीडेंट्स को बेसिकली इस तरीके से देखेंगे स्टूडेंट्स कि रोड एक्सीडेंट की वजह से उसका डेथ हुआ, पर इसके अंदर भी अगर हम डिटेल के अंदर में जाएँ ना स्टूडेंट, डिटेल के अंदर अगर हम जाएँ तो हो सकता है कि उस समय ड्राइव करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट हुआ, फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ, कोई स्टंट की वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ, हो सकता है कि यहाँ पे आपका कोई गलती भी ना हो, दूसरा पर्सन आपके द्वारा उसके अगर कोलिजन होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। ओवर स्पीड भी एक फैक्टर होता है, प्रॉपर स्लिप साइकिल ना होना, ऐसे काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग में एक सोशल पर्सपेक्टिव से ही एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि हमारे जो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति सर, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, इंडिया को अगर अपना जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना है, उसको अचीव करना है, तो 70 आवर्स पर वीक का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप में डेवलप करना होगा। 70 आवर्स पर वीक जो वर्क लाइफ है उसको यहाँ पे प्रमोट करना होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट 70 आवर्स का यहाँ पे उनके द्वारा बात किया गया है, उसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क आवर्स को इंक्रीज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्रोडक्टिविटी से अच्छे से वर्क किया गया तो उसमें आप अच्छे से जो रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो। सेम हमारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हम सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसी पे अप्लाई होता है। आप देखिए
अगर आप यहाँ पे 9 आवर्स पर डे अगर आप स्टडी करते हो या 7 to 8 आवर्स आप पर डे स्टडी करते हो प्रोडक्टिव वे में, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप अपना जो मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, अच्छे से आप हार्डवर्क कीजिए, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, लिटिल बिट एक्सरसाइज भी आपको कैरी आउट करनी है, क्योंकि आपका जो मेंटल जो हेल्थ है वो भी मोर इम्पोर्टेंट है। मेंटल आपका जो बैलेंस है वो होना चाहिए। तो डेट्स इज ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा अगर हम 70 आवर्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, उनका स्टेटमेंट तो बेसिकली सही है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे 70, अगर आप वर्क लाइफ को आप इंक्रीज करोगे, प्रोडक्टिव जो आपका जो डिलीवर है वो करोगे, तो इससे इंडिया का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 70 आवर्स का, अगर आप देखें कि कुछ अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलती हैं। एक तो आप ऑफिस अगर आप ट्रैवल करते हो तो 2 आवर्स तो आपका ऑफिस के अंदर आपको टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। तो इवन ट्रैवल का ही जो समय है वो जो अर्बन एरियाज के अंदर ट्रैफिक का प्रॉब्लम इस वजह से, तो ट्रैवल के अंदर जो कंजप्शन है 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स का जो कंजप्शन है वो इस तरीके से आपको चला जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि आप अपना जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो काफ़ी सारे ऐसे जो केसेज हैं वो सामने आने लगे हैं आप प्रेजेंट समय में आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे जो हार्ट अटैक्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। उसके बिहाइंड का रीज़न भी यही है कि प्रॉपर वे में हेल्थ के ऊपर ध्यान ना देना, फिर जल्दी से जो रिजल्ट है उसको अचीव करने की कोशिश करना, जल्दी से रिजल्ट के रूप में आप देखिए कि कंप्लीट ईयर स्टडी ना करना, इस प्रीलिम्स में अगर फेल हुए तो नेक्स्ट दिसंबर तक का जो समय है उसमें स्टडी ना करना, और फिर जनवरी से इस तरीके से कोशिश करना कि जो कोचिंग्स के द्वारा जो मटेरियल निकाला गया उसको रीड कर लिया और सोच लिया कि मेरा जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट होगा, द हिंदू को रीड नहीं किया, और इस तरीके से लास्ट के 3 आवर्स में एक एक्स्ट्रा वर्क देके सोच लिया कि प्रीलिम्स दोबारा से क्लियर होगा। बट प्रीलिम्स हार्ड है स्टूडेंट्स, सेम अप्लाई ऑन द योर लाइफ। ये सभी चीज़ें जो हमने डिस्कस की ये हमारा एग्जाम से रिलेटेड था, मीन्स एग्जाम से एक्स्ट्रा रिलेटेड है, एग्जाम में नहीं आएगा इस तरीके से कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशरूम के बारे में है न्यूज़। वेस्टर्न घाट जो बेसिकली डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, एनिमल्स का डाइवर्सिटी है, यहाँ पे वेजिटेशन का डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट का डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी वेस्टर्न घाट के अंदर एक मशरूम का जो नई स्पीसीज है वो वहाँ पे देखने के लिए मिली है स्टूडेंट। तो हमारे जो फंगल जो डाइवर्सिटी है उसको ये बेसिकली बताता है कि फंगल डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में? 2016 का प्रीलिम्स का पेपर देखना आप कभी, 2016 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। बनाना का जो पेड़ है वो वहाँ पे मिला है, नया जो यहाँ पे जो फ्रॉग है जो मेंढक है वो मिला है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए थे 2016 में। तो चांसेस तो काफ़ी कम है। एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा आपको ऐसा बाउंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए जो आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आता है। प्रेजेंट समय में तो वैसे भी प्रीलिम्स आप देखें कि नॉलेज बेस्ड प्रीलिम्स हो गया, 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट एंड 3 स्टेटमेंट दिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 का भी नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे अब, 1 2 1 2 3 2 ओनली, इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं पूछे जा रहे, अब पूछ लिया जाता है ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट। अब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो नॉलेज बेस्ड पेपर है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बिहाइंड का रीजन यही है स्टूडेंट्स की टू मच मास्टर जो इस तरीके से जो प्रमोट हुआ कि आप गैस के करके इस तरीके से क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हो। तो यूपीएससी के द्वारा समय समय पे अपने एग्जामिनेशन को एग्जामिन किया जाता है, क्या उसका लूप होल तो कोई क्रिएट नहीं हुआ है, क्या बच्चे उसको क्रैक करने के रिगार्डिंग में जो स्टडी है हार्डवर्क को नेग्लेक्ट करते हुए कुछ ऐसा ट्रिक्स तो नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है कि यूपीएससी के द्वारा जो नंबर्स हैं वो हमेशा रॉन्ग ही यहाँ पे बताए जाएंगे। कि सपोज कीजिए नंबर है कि 1931 का जो कांग्रेस सेशन है वो कहाँ हुआ, कराची के अंदर में, तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा कराची के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ 1945 में। तो आपको बेसिकली इस तरीके से बताया जाता था, बट अब यूपीएससी के द्वारा जो पैटर्न है उसको कम्प्लीटली चेंज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अरालाम नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पे कन्नूर के अंदर है, यहाँ पे जो केरल के अंदर जो कन्नूर है उसके अंदर है। केरल के रिगार्डिंग में हमने कल भी डिस्कस किया था कि के नाम से आपको काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? कासरगोड है, कासरगोड के बाद में कन्नूर है, और कन्नूर का जो ईस्टर्न पार्ट है ना यहाँ पे ये सिचुएटेड है अरालम नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर कुछ मोइस्ट हैं जो जंगल के अंदर बेसिकली वहाँ पे स्टक हो गए थे। उनको जब वहाँ पे चेज करने के लिए या उनको यहाँ पे देखने के लिए गए तो उनके द्वारा यहाँ पे ओपन फायर है वो किया गया था। अरालम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर में तमिलनाडु के साथ में, और जो यहाँ पे कर्नाटका है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे खासरगोड है, यहाँ पे कन्नूर है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपको कोझिकोड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कोझिकोड है, यहाँ पे कोची सिचुएटेड है। फिर उसके बाद में भी हमने देखा था कि कोटायम एंड कोलम नाम की जो जगह है, कोटायम एंड कोलम नाम की जो जगह है, और सबसे नीचे कौन है? त्रिवेंद्रपुरम।
इस तरीके से के नाम से काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटक के जो सीएम है उनके द्वारा यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री है या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में कुछ कमेंट किया गया था। यूनियन जो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे उनके रूमर्स को स्प्रेडिंग रूमर्स के रूप में बताया है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कर्नाटक के रिगार्डिंग में है, जिसके अंदर में अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर जो नए जो प्रोजेक्ट्स लिए गए इरिगेशन के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए कि मेकेदातु नाम का एक प्रोजेक्ट है, मेकेदातु नाम का एक प्रोजेक्ट है। अब ये किसके रिगार्डिंग में है? एक कावेरी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। कावेरी के जो कावेरी के जो और जो दूसरे स्टेट हैं तमिलनाडु, उसके साथ में कंसेंट नहीं लिया गया। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर अपना एक ट्रिब्यूटरी है अर्कावती, अर्कावती नाम का जो ट्रिब्यूटरी है उसके साथ में मर्ज होता है। वहीं पे ही एक डीप जॉर्ज है वो क्रिएट किया जाता है। उसी के अंडर में जो मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है, मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया गया। बेंगलोर जो सिटी है उसका यहाँ पे इरिगेशन के परस्पेक्टिव से उसका जो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। तो अभी एक बेसिकली कंसेंट ना लेने की वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था, कंसेंट नहीं लिया गया था तमिलनाडु का कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा हमारे मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे कहा गया कि एक्रीडेशन जो इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है उसके थ्रू वहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए हैं कर्नाटक के अंदर में, उनके बारे में इन्होंने बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्नाटक का जो वाटर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम कावेरी के बारे में बात करें तो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है ब्रह्मगिरी हिल्स, वहाँ पे ताल कावेरी है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। केरल के अंदर जो मेन है रिवर नहीं फ्लो करती, इसकी ट्रिब्यूटरीज वहाँ से आती हैं, इस वजह से केरल का जो पार्ट है वो भी बेसिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, उस एरिया के अंदर फ्लो करती है इस रिवर को। हाफ जो रिवर है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मानसून से पानी रिसीव करती है, हाफ यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से जो पानी है वो रिसीव करती है। पोनी इसको लोकल लेवल के ऊपर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लड की रिगार्डिंग में है कि हमारे अर्बन एरियाज के अंदर जो फ्लड है वो इंक्रीज हुआ है। ऐसे जो सेटलमेंट्स अर्बन का जो फ्लड प्रोन एरिया है उसके अंदर में ऐसे सेटलमेंट्स इंक्रीज हुए हैं, उसके बिहाइंड के क्या रीजन है, क्या हमको इस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जब भी अर्बन एरिया के अंदर फ्लड आती है तो काफ़ी सारे आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाता है, क्योंकि वो फ्लड एरिया के अंदर में जो फ्लड जो रिवर का जो बेसिन का एरिया है उसके अंदर ही उनके द्वारा जो यहाँ पे अनरेगुलेटेड सेटलमेंट्स हैं वो उनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। अनरेगुलेटेड सेटलमेंट उनके द्वारा क्रिएट करने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा उनको रेस्क्यू करना होता है उस समय में। और ये जो फ्लड का जो इंसिडेंट्स हैं अर्बन एरियाज के अंदर इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देखिए अर्बन एरिया के अंदर जो फ्लड है वो इंक्रीज क्यों हुआ। हमारा जो GS1 का जो पेपर है ना उसके अंदर आपका ये टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, और उसका जो रेमेडी है वो आपको पता होना चाहिए। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, अर्बन फ्लड एक वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है। अर्बन हीट है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हीट आइलैंड के रूप में वो डेवलप होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एनिमल्स के रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलती हैं प्रेजेंट समय में। जो हम स्ट्रीट डॉग्स के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि स्ट्रीट डॉग्स इस तरीके से जो बाइट करना स्टार्ट कर दिए? क्या उनका फूड का अवेलेबिलिटी नहीं है या उनका प्रॉपर केयर नहीं किया जाता है? तो इस वजह से एक रीजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम बात करें फ्लड प्रोन एरियाज के बारे में तो आप देखिए कि हमारे अर्बन एरियाज के अंदर में जो स्मॉल स्मॉल लेक्स हुआ करती थी स्टूडेंट्स, स्मॉल स्मॉल जो लेक्स हुआ करती थी, जो पोन्ड्स हुआ करते थे, उन एरियाज को कम्प्लीटली यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उनको फुलफिल कर दिया गया है, उनको फिल कर दिया गया। और फिल करने की वजह से आप देखिए कि अब जो पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो जो पॉन्ड्स हैं जो लेक्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करते थे उस सिटी का जो ग्राउंड वाटर है उसके रिगार्डिंग में भी। टू मच कंक्रीट होने की वजह से हर जगह जो कंक्रीट रोड हैं वो बना दिए गए, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो भी डाउन साइड के अंदर यहाँ पे कम्प्लीटली जो ट्रांसफ़र है वो नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स उस वजह से जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो एक क्रिएट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे सेटलमेंट्स इंक्रीज होने के बिहाइंड का रीज़न ये है टू मच अर्बनाइजेशन। अर्बन्स के लिए जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो डेवलपमेंट लेड डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके जंगल्स हमने काट दिए या किसी कंपनीज़ को उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अर्बन एरियाज़ के लिए माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे जो अनरेगुलेटेड जो सेटलमेंट्स हैं वो उनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। लोअर इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ऐसा आपको काफ़ी कॉमन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसी सेक्टर के रिगार्डिंग में
तो अर्बनाइजेशन के अंदर वो लोग आने की वजह से, इतना उनका पास कोई स्किल ना होने की वजह से, ऐसे जो सेटलमेंट्स हैं उनके देखने के लिए मिलते हैं जो कच्ची बस्ती या इस रूप में जो डेवलप होंगे, हमेशा कोई ना कोई, आप देखिए वाटर का जो एरिया है जहाँ पे कि एक जो रिवर है जो फ्लो किया करती थी पहले, जो उसका जो कोर्स है काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अब जो नॉर्मल होने की वजह से। फिर फ्लड के समय में यही लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट है उनका आपको देखने के लिए मिलता है, जिनका जो इनकम है जो लोअर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, उसकी भी बात की गई है। जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है, जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंदर दो आपको ऐसे ट्राइब्स हैं जो देखने के लिए मिलती है, जिनके द्वारा फ्लड इलाके में उनका जो सेटलमेंट्स है वो यहाँ पे सस्टेनेबल हो, ऐसे सेटलमेंट्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अंदर एक ट्राइब का नाम है स्टूडेंट्स मिसिंग, मिसिंग नाम का उस ट्राइब का नाम है। एक आप देखिए कि मियाँ, ऐसे मियाँ एंड मिसिंग नाम का जो ट्राइब्स हैं जो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में उनके जो सेटलमेंट्स हैं इस तरीके से बनाई गई हैं। लोग अर्बन एरियाज़ के लिए क्यों माइग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? लास्ट सेंसस में 31% हमारे यहाँ पे लोग हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर रहा करते थे। ये नंबर सब इंक्रीज होते हैं, 40% आपको सेंसस के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। प्रेजेंट समय में 35 के आसपास बताया जाता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन के 35% जो लोग हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं। आप देखिए अर्बन्स के अंदर में लोग माइग्रेट करने का जो मेन रीज़न यही है कि सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन, सिटीज़ एक ग्रोथ इंजन है। सस्टेनेबल ना होना रीज़न नहीं है, बट आप देखिए कि इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए या कोई ना कोई इनकम के सोर्स के लिए लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ के लिए माइग्रेट करते हैं। एग्रीकल्चर इतना यहाँ पे बेनिफिशियल रहा नहीं है। एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर एक कल्चर का पार्ट करता है, एक प्रोफेशन नहीं है। कोई भी पर्सन आपको रेयरली, काफ़ी कम पर्सन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो एग्रीकल्चर को एक जो प्रोफेशन है वो यूज़ करना चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर को जो प्रोफेशन है उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे ना स्टूडेंट, तो आप देखिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपके पास में प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो स्किल का जो कमी मेन होना, इस वजह से जो लोग हैं यहाँ पे अनरेगुलेटेड जो मार्केट है उसके अंदर अपने इकोनॉमी या फैमिली के सर्वाइवल के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट करते हैं, और ऐसे सेटलमेंट्स के अंदर में आपको उनका रहना है वो देखने के लिए मिलता है। क्या इंडिया के अर्बन एरियाज फ्लड प्रोन एरिया हैं? क्या इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो अर्बन एरियाज में फ्लड आपको देखने के लिए मिलती है? तो स्टूडेंट्स इंडिया तो टॉप 20 के अंदर भी नहीं आता है बेसिकली, बट अगर हम बात करें ऐसे अनरेगुलेटेड सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव में तो इंडिया 4th या 5th नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अनरेगुलेटेड जो सेटलमेंट्स हैं इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर हम फ्लड की बात करें तो समय के साथ में जो फ्लड्स हैं वो इंक्रीज होने लगी हैं, चाहे बेंगलोर का पार्ट हो, चेन्नई का पार्ट हो, गुड़गांव हो या हमारा दिल्ली हो। गुरुग्राम, बेसिकली गुड़गांव का जो नाम है गुरुग्राम हो गया है, चेंज कर दिया गया है द्रोणाचार्य के इन्फ्लुएंस की वजह से। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सीजीआई के द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि ऐसे इंडेफिनाइट पीरियड के लिए इनको सस्पेंड करना किसी भी मेंबर को हाउस के किसी भी पार्ट से कंसर्न है उसको रेज करता है। आप देखिए कि मेंबर को सस्पेंशन के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया था, हाउस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी रूल बुक के थ्रू इनको सस्पेंड किया जाता है। क्या हाउस का जो डेकोरम है उसको यहाँ पे लोअर डाउन करने की कोशिश तो नहीं की गई है, जो प्रोसेस ऑफ हाउस है उसको तो लोअर डाउन नहीं किया गया है, उसी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे सस्पेंशन है वो किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सस्पेंशन के रिगार्डिंग में जो सीजीआई सर के द्वारा जो कंसर्न है वो रेज किए गए थे। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके एक पर्सन है उनको सस्पेंड किया गया है, उसी के रिगार्डिंग में ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक इमेज है उसको शेयर किया गया है। मेज के रिगार्डिंग में इमेज है, मेज को ड्राई रखने के लिए ऐसे हाईवेज के ऊपर में आंध्र प्रदेश के अंदर में ऐसे उसको ड्राई रखने के लिए किया गया है। आपको मेज के बारे में पता होना चाहिए। रबी एंड खरीफ का जो सीजन है, रबी एंड खरीफ, रबी कब होती है स्टूडेंट्स? रबी को अभी उगाया जाएगा और ये आपको जो समर का जो अराइवल है उस समय में इसका हार्वेस्ट किया जाएगा। खरीफ का जो हार्वेस्ट है वो हो चुका है, तो दोनों ही समय में इसको उगाया जाता है। मेज की जो क्रॉप है उसको वन ऑफ द एक थर्ड इम्पोर्टेंट सीरियल है इंडिया के अंदर में, आफ्टर द व्हीट एंड राइस के बाद में, राइस और व्हीट के बाद में एक इम्पोर्टेंट सीरियल के रूप में ये प्ले करता है। इंडिया के काफ़ी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये उगाया जाता है, स्पेशल जो डेक्कन का जो एरिया है, ये जो एरिया जो है इसके अंदर में आपको जो मेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। 21 से लेकर 27% यहाँ पे जो बारिश है वो होना, सॉरी टेम्परेचर होना चाहिए। हाई रेनफॉल की इनको ज़रूरत आपको देखने के लिए मिलती है, रेनफॉल काफ़ी हाई होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोइल कौन सा यहाँ पे सूटेबल है यहाँ पे मेज के रिगार्डिंग में, तो ओल्ड जो एलुवियल जो सोइल है वो यहाँ पे सूटेबल है, ओल्ड एलुवियल जो सोइल है वो इसके लिए सूटेबल है। कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो मेज है वो देखने के लिए मिलता है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो ये काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेज है वो देखने के लिए मिलता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी उगाया जाता है, राजस्थान
बट वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इतना देखने को नहीं मिलेगा। वो खुद की कंजप्शन के बेसिस पे, हाउस होल्ड का कंजप्शन हुआ, या इस पर्सपेक्टिव में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो रीजन है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है मेज। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेज, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड इंपॉर्टेंट जो सीरियल है उसका ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है। सबसे पहले हम मैरी टाइम जो रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है कि इंडिया हमेशा जो सी एरिया है उसको रूल बेस्ड ऑर्डर में यूज़ करना चाहता है। ओपन एंड इंक्लूसिव हो, इंडियन ओशियन का जो रीजन है वो ओपन एंड इंक्लूसिव हो, कम्प्लीटली फ्री हो, किसी भी कंट्री का वहाँ पे डोमिनेशन ना हो। स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को भी यहाँ पे, स्मॉल आइलैंड जो कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन इसको रखा जाए। तो ये इंडिया का बेसिकली एक मेरी टाइम के रिगार्डिंग का एक देखिए कि एक लो मोटिव है इंडिया का, कि ये बेसिकली रूल बेस हो, फ्री एंड ओपन हो, सभी के लिए इंक्लूसिव हो। इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो सागर है उसको भी लॉन्च किया गया था 2015 के समय में। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्या हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर सिक्योरिटी भी हो, ग्रोथ भी हो, सभी जो रीजन के अंदर जो सभी लोग हैं उनकी रिगार्डिंग में। हमारे यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो पर्सनस हैं बेसिकली जिनको आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 के अंदर सभी जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19 और 21 के भी कुछ एक्सेप्शंस है जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे क्लीन मनी को प्रमोट करता है। ये अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है। अब इसका जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सुनवाई है वो स्टार्ट होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने लास्ट जनरल इलेक्शन के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसके अंदर 1% वोट है सिक्योर किए हो, इसके अलावा जो 29 सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर वो रजिस्टर हो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा इसके अंदर जो 4 मंथ है उसके लिए ओपनिंग होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा तो 15 डेज का स्पेशल ओपनिंग वहाँ पे होगा, और जनरल इलेक्शन है तो 1 मंथ का एक अलग से ओपनिंग आपको देखने के लिए मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड की रिगार्डिंग में। तो उसका अनोनिमिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो केस है उसको फाइल किया गया था, तो उसी से पहले स्टेटमेंट दिया गया है अटॉर्नी जनरल के द्वारा। गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, आर्टिकल 76 के थ्रू इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। प्राइवेट वर्क क्या अलाउ किया जाता है अटॉर्नी जनरल को, स्टूडेंट्स प्राइवेट वर्क अलाउ किया जाता है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कहीं पे भी हो, या आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा जो कंसल्टेशंस मांगी जाती हैं उसके रिगार्डिंग में। गवर्नमेंट का एक स्टडी है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसकी वजह से ऐसे जो अटैक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं या जो डेथ्स हैं यूथ के अंदर जो इंक्रीज हुए हैं उसका मेन रीजन यही नहीं है, मेन रीजन ये नहीं है। इसके अलावा और कुछ रीजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर कहा गया है कि आप देखिए कि कोविड-19 के अंदर में 2 ईयर के लिए जो लोग हैं अपने जो हाउस है उसके अंदर में क्लोज रहे कंप्लीटली, लोगों से इतना जो इंटरेक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिला। और अब एकदम से जो आप देखिए कि एक्सरसाइज है जो स्टार्ट किए गए हैं, या एकदम से अगर उनका फैट है वो इंक्रीज हुआ है तो उन्होंने टू मच जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से भी ऐसे जो इंसिडेंट्स है वो सामने आए हैं। स्लोनेस ना होना, एक दिन के अंदर जो फिट करने का या एक दिन के अंदर जो पॉलिटी कंप्लीट करने का जो टारगेट होता है ना काफ़ी स्टूडेंट्स का, कि 5 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट कर दूंगा इस तरीके से। तो आप देखिए कि स्लोनेस का तो कोई भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं है। स्लोनेस वन ऑफ द मेन चीज़ है जिसके थ्रू आप स्टडी भी काफ़ी डिटेल में कर सकते हो, चीज़ें भी काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे टाइम से अगर आप इनको स्टार्ट करोगे तो एक्सेसिव जो एक्सरसाइज है, एक्सेसिव वर्क है जो, या मेंटल हेल्थ भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। हमने काफ़ी कुछ आज डिस्कस किया है। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। अच्छे से हार्ड वर्क करो स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।